हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हमें आगे बढ़ना है क्लास 11th केमिस्ट्री में। पीछे हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया था। छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपकी कि लाइव स्टार्ट हो रही है 11th की भी ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेडनेसडे फिजिक्स नेक्स्ट वीक से। तो 8:30 से होगी, 8:30 to 9:30। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पर आके पूछ सकते हैं। चलो, तो अब आप आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम भी एक अहम रोल निभाता है बोहर मॉडल के आइडेंटिफिकेशन में। बोहर मॉडल के आने की एक वजह ये भी है स्पेक्ट्रल लाइंस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस जो अभी हम पढ़ेंगे। 1885 में जे बाल्मर ने सबसे पहले इसको एनालाइज किया। एमिशन स्पेक्ट्रम हमें पता है किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, ये हम जानते हैं। हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को लेंगे, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, देन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, हायर स्टेट्स में जाएंगे, लोअर स्टेट में वापस आएंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। ये एक अलग कंसेप्ट है, अभी हम इसे बोहर मॉडल के साथ जोड़ के पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। सबसे पहले 1885 में जे बाल्मर ने, इन 1885 जे बाल्मर ने ये देखा। ठीक है, सबसे पहली सीरीज को इन्होंने एनालाइज किया। ठीक, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को सबसे पहली सीरीज को इन्होंने एनालाइज किया और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज 1 by lambda न्यू बार इज इक्वल्स टू r 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। ये इन्होंने एक तरीके का रिलेशन दिया था आपका इस पॉइंट के लिए। ठीक है, उनके लिए N1 क्या था, N1 और N2 हम इसको समझेंगे। ये एक जनरल रिलेशन है, जनरल रिलेशन फॉर ऑल स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, ऑल सीरीज। सबसे पहले बाल्मर की सीरीज आई थी। बाल्मर की सीरीज इसलिए भी सबसे पहले ढूंढी गई क्योंकि इनकी जो सीरीज है वो विजिबल रीजन में आती है। ऑब्वियस सी बात है, जो दिखता है वो सबसे पहले ही चीज एनालाइज करोगे, जो चीज नहीं दिखती वो चीज आप एनालाइज नहीं करोगे। क्या कहना चाह रहे हैं, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग टाइप की होती है, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, इंफ्रारेड रीजन भी आता है। तो अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है। तो जो यहाँ से एमिशन स्पेक्ट्रा से जो लाइंस निकल रही थी वो भी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीजन को बिलोंग करते थे। सबसे पहले हमें विजिबल रीजन वाली लाइट का पता लगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंफ्रारेड का नहीं पता लग सकता। बाय कोइंसिडेंस हम ये भी मान सकते हैं कि देखो विजिबल वाली को पता लगाना थोड़ा ज्यादा इजी होता है क्योंकि वो अपीयर होती है। तो सबसे पहले जे बाल्मर ने सबसे पहले किसके बारे में पता लगाया, विजिबल रीजन के बारे में। ये आपका एक ब्रॉड टॉपिक है जो काफी डीप में पढ़ा जाता है 12th फिजिक्स में। तो केमिस्ट्री में 11th में इस साल ज्यादा कुछ उतना डीप में नहीं है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना बहुत थोड़ा बहुत जो आपके लिए जरूरी है उतना प्रिसाइज वे में पढ़ाया जाए। ऐसा ना हो कि टॉपिक में ज्यादा डीप में घुस जाए और फिर वो उतना सिलेबस में आना भी नहीं है, फिर उतना पढ़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास सीरीजेस है, टोटल 5 सीरीज है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड। ये 5 सीरीजेस थी। बहुत ही इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा इस समझने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम में आपने पॉइंट समझा और वाह ये लो भाई खिचड़ी पक गई, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है चीज में। ठीक है, तो ये आपके पास 5 सीरीजेस बनेंगे, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पीफर्ड। अब जरा ये N1 N2 को समझते हैं। R तो यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है, R यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है 1 by lambda दैट इज न्यू बार। ये आपका वेव नंबर है। ठीक है, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। n1 क्या दिखाता है, n1 दिखाता है ग्राउंड स्टेट को। ग्राउंड स्टेट अगर ये 1 है तो, या फिर n1 क्या कह सकते हो आप एक तरीके से फाइनल स्टेट
जहां वो जंप करके आता है। N2 क्या है उसकी इनिशियल स्टेट जहां से वो आ रहा है, जैसे कि दूसरी शेल से दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जाता है, फिर तीसरे से वापस दूसरे में आ सकता है, पहले में आ सकता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आपने KLMN के बारे में पहले से ही पढ़ा है, ये आप सब जानते हो। जब समझते हैं कि स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन को आपने एनर्जी दी, एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा हायर ऑर्बिट में, एनर्जी गेन कर ली। उसके बाद एनर्जी गेन करने के बाद ये एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि हायर स्टेट्स अनस्टेबल होती है, तो जितनी एनर्जी इसने गेन की है उतनी ही एनर्जी से क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी, सो दैट ये वापस आ सके। अब क्या है, अगर ये उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा तो उसी में आ जाएगा, बट अगर उससे थोड़ी कम करेगा तो इस पे आ जाएगा। कहने का मीन्स है जब वो हायर स्टेट में जाता है तो जितनी भी लोअर स्टेट्स है वो उसके पास खुली हुई है। जैसे अगर मान लो आप स्टेप्स चढ़ते हो और आप 7वीं सीढ़ी पे खड़े हो, तो नीचे उतर रहे हो आप, तो आपका मन पड़े आप 6th सीढ़ी पे भी आ सकते हो, 5th पे भी आ सकते हो, 4th पे भी आ सकते हो, 3rd पे भी आ सकते हो, 2nd पे भी आ सकते हो, 1st पे भी आ सकते हो। डिपेंड करता है कि आप किस पे जंप करते हो, और जितना आप जंप करोगे उतनी ही एनर्जी यहाँ पर आप रिलीज करने वाले हो। सेम केस यहाँ पर है, ठीक है, कि जब ये हायर स्टेट है, हायर स्टेट से इसके पास जितनी भी नीचे लोअर स्टेट्स है वो किसी में भी जंप कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर रीजन आपको दिए हुए हैं। अब जरा समझते हैं यहाँ पर होता क्या है। बाल्मर की जो सीरीज है वो विजिबल रीजन में, यहाँ पर ये वैल्यूज है N1 की और ये वैल्यू है N2 की। N2 तो कोई भी हो सकता है, N2 हमेशा ध्यान रखना है, N2 is always greater than N1, that means N1 इसकी वो स्टेट है जहां वो आ रहा है। जैसे मैंने बोला ना, हायर स्टेट से लोअर स्टेट में वो आता है, तो हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब आएगा तो N1 will be smaller। अगर मैं 1 2 3 4 डिजिट डाल दूं स्टेप्स पे, तो आप 7 पे खड़े हो, 7 से नीचे 6 5 4 3 2 1 यही आएगा। तो आप हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जंप कर रहे हो। तो N1 की वैल्यू लाइमन के लिए कितनी होती है, 1, यानी कि फर्स्ट सेल में आप जंप करते हो किसी भी हायर स्टेट से, यानी कि 2 3 4 डैश 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 कोई भी हायर स्टेट हो सकती है। बाल्मर सीरीज जब कब बनती है, जब वो सेकंड ऑर्बिट में जंप करता है किसी भी हायर स्टेट से, 3 4 5 6 ऐसे। फर्स्ट जंप कब बनती है, जब वो थर्ड में जंप करता है किसी भी हायर स्टेट, यानी 4 5 6 अप टू डैश डैश डैश। ब्रैकेट कब बनती है, जब वो फोर्थ में आता है किसी भी हायर स्टेट, दैट इज 5 6 7 अप टू डैश डैश डैश। एंड पीफर्ड कब बनती है, जब वो फिफ्थ में जंप करता है, आता है फिफ्थ में आता है फ्रॉम एनी हायर स्टेट, ठीक है। किसी भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब वो आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। और यहाँ पर 5 ऐसी स्टेजेस है, या तो फर्स्ट में जंप कर सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ किसी से भी, या तो सेकंड में जंप कर सकता है, थर्ड में कर सकता है, फोर्थ में कर सकता है, या फिर फिफ्थ में कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी सीरीज मिली थी आपको, बाल्मर। बाल्मर आती है आपकी विजिबल रीजन में। किस रीजन में आती है, विजिबल रीजन में, ठीक है। लाइमन आती है आपकी अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है। और ये तीनों आती है आपकी इंफ्रारेड रीजन में, ठीक। ये इंफ्रारेड में आती है, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है, ये विजिबल रीजन में आती है। ये तीनों बाकी की बची हुई इंफ्रारेड रीजन में आ सकती है। अब आपको क्या पूछ सकता है, सर क्वेश्चन बताओ इससे कैसे आ सकता है। सिमिलर, सिंपली न्यूमेरिकल आ सकता है। यहां से आपसे सिंपली न्यूमेरिकल पूछ लेगा। क्या पूछ सकता है, N1 की वैल्यू दे दी और N2 की वैल्यू दे दी, और आपसे कहता है व्हाट इज द वेवलेंथ, व्हाट इज द वेवलेंथ। वेवलेंथ आप यहां से निकाल सकते हो 1 बाय लैम्डा की हेल्प से। r एक रेडबर कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको पता लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहां से आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के केसेस हैं कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट आता है, उसकी क्या रेडियस होती है, क्या एनर्जी होती है, बट उसको समझने के लिए पहले हमें बोर मॉडल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट किसका था, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रा का, जिसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ पहले, जब हाइड्रोजन, जब बोर का ऑर्बिट नहीं आया, बोर का मॉडल नहीं आया था एटम का, उससे पहले काफी डिस्कशन हुआ, जिसके बेसिस पे बोर मॉडल को बनाया, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, वो
जस्ट पहले अभी हमें समझना पड़ेगा कि रदरफोर्ड का फेलियर क्यों हुआ और बोर का मॉडल क्या था। नाउ आगे है फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल को हम जानते हैं, बड़ा इजी सा उनका मॉडल सा था। उन्होंने प्लैनेटरी मोशन पे मॉडल दे दिया था अपना कि ये सन है, सन के अराउंड में ये रिवॉल्व कर रहे हैं, वो ये कहना चाहते थे। और उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है एंड यू नो वेरी वेल कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी एंड इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और अगर ये न्यूक्लियस की तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता हुआ इसमें गिरता है तो जो आपको एक तरीके से लाइंस मिली है, हमें वहां पर हाइड्रोजन की ऐसी लाइंस मिली थी, वो हमें ऐसे मिलनी चाहिए थी, डार्क बिल्कुल, यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, इस तरीके का नहीं मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहां मिली इतने के लिए नहीं मिली, यहां मिली इतने के लिए नहीं मिली, यहां मिली इतने के लिए नहीं मिल रही। तो वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस भी नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, मूव करता है, धीरे धीरे मूव करता है, तो वो अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली रिलीज करेगा। जंप में आप एनर्जी, ये जंप है, यहाँ एनर्जी आप एक बार हाई लेकर रुक गए, बट अगर मैं कंटिन्यूअसली मूव करता हूँ, जैसे वॉकिंग करते हैं या फिर ट्रेडमिल पे आप रनिंग करते हो कंटिन्यूअसली या वॉकिंग करते हो, तो आपकी स्वेटिंग कंटिन्यूअसली होती रहती है, यानी एनर्जी आप कंटिन्यूअसली रिलीज करते हो। बट मैं जंप करके खड़ा हो जाऊं, क्या कभी मेरी एनर्जी कंटिन्यूअसली रिलीज होगी? कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसे मोशन कर रहा है, वो अगर ऐसे धीरे धीरे एनर्जी लूज करता इसमें गिर जाएगा, और ऐसे जैसे ही गिरेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, जो एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यानी वो एटम की स्टेबिलिटी को ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी। ये तो बिल्कुल थॉमसन मॉडल जैसा वाला केस हो गया, वो भी पॉजिटिव नेगेटिव को ऐसे स्टेबल बता रहे थे, और इस तरीके से तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को खींच लेते, और न्यूक्लियस आपको पता है ज्यादा पावरफुल था, सेंटर पे था, तो सारे इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता और पूरे का पूरा एटम क्या होता, डिस्ट्रॉय हो जाता। ये क्या था आपके लिए रदरफोर्ड का फेलियर, रदरफोर्ड मॉडल का ये फेलियर था, जो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जो अब आपका पार्ट आएगा, दैट इज जिसमें हम पढ़ेंगे बोहर मॉडल के बारे में, बोहर मॉडल की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। वो वीडियो पूरी सेपरेट होगी, बोहर मॉडल प्लस में बोहर मॉडल की एडवांटेज प्लस में बोहर मॉडल का डिसएडवांटेज, उसमें हम पूरा बोहर मॉडल एक साथ पढ़ लेंगे। मैंने चाहता कि आप सेपरेटली चीजें एनालाइज करो तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।